सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 7 वर्षों के बाद ये मौका बना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर चीन की यात्रा पर थे और कल और आज यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जो चीन के तेंजिंग में आयोजित हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ कई विश्व नेताओं ने हिस्सा लिया। तो आज हम कार्यक्रम में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री की चीन यात्रा, साथ ही प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, इन कुछ विषयों पर कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली। प्रोफेसर कोंडापल्ली, बहुत बहुत स्वागत है सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एससीओ समिट के आयोजन पर आपसे राय लेना चाहेंगे कि इस समय जबकि विश्व की परिस्थितियां कई अलग अलग दौर से गुजर रही है, तो कुल मिलाकर आप इस 25वें एससीओ के आयोजन को कैसे देखते हैं? ये जो मीटिंग हुई थिएनचिन में कल और आज, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई है। एक तो पहली चीज पहलगांव के बारे में जॉइंट स्टेटमेंट का एक मेंशन हुई, जिक्र किया वहां पे, जो अप्रैल 22 तारीख को हमला हुई और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ ये अटैक्स हुई है। तो एक डिप्लोमेटिक तरफ से देखें तो एक विक्ट्री है जो भारत के लिए। दूसरा चीज जो आपने कहा है कि प्रधानमंत्री बहुत सारे लीडर्स से मिले हैं और उनसे बातचीत हुई। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ कुछ 50 मिनट के डिस्कशन हुई, जिसमें जो कजान मीटिंग, ब्रिक्स का मीटिंग हुई थी पिछले साल अक्टूबर 23 तारीख को, उनसे जो लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं सीमा के बारे में, और कुछ डिसीजंस जब उन्होंने लिया जो डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बारे में, और जो उसके बाद बहुत सारे विजिट्स हुई थी, जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के विजिट हुई थी जून में चीन के जो एससीओ डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग पर, और हमारा विदेशांग मंत्री डॉक्टर जयशंकर के विजिट हुई जुलाई में एससीओ फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग पर। उससे पहले हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे बॉर्डर पे, उनका 23वां मीटिंग हुई। ये सारे मीटिंग्स के वजह से एक स्टेबिलिटी दोनों देशों के बीच में उबल के आई। तो जो मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में, जो 50 मिनट के मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे इश्यूज जो उन्होंने कवर किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि हम पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि सिविलाइजेशनल स्टेट्स और ग्लोबल साउथ के लिए हम कोशिश करना है, उनके जो वेलफेयर के लिए। तो ये सारे चीज जो है अभी बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर शायद असर होगा, और ये जो पहले गलवान से पहले हम बहुत सारे लगभग 30 डायलॉग प्रोसेसेस थे हमारे पास, वो सारा शायद अभी लागू करेंगे और शायद बायलैटरल रिलेशंस पर इसका असर ज्यादा होगा। तो तीसरा चीज आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का जो मीटिंग्स दूसरे लीडर्स से, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो बातचीत हुई, ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि रशिया के जो एनर्जी सप्लाईज अभी तक कुछ $70 बिलियन के लगभग हमने इंपोर्ट किया। तो हम तीसरा लार्जेस्ट कंट्री हैं जो एनर्जी इंपोर्ट्स हुई थी रशिया से। तो इसके खिलाफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिका के जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ्स लगाया, 50% के टैरिफ्स कुल मिलाकर। तो इससे हमें बहुत नुकसान है। तो अभी हम रीइटरेट कर रहे हैं कि ऊर्जा
वहां से रशिया से हम इंपोर्ट करेंगे लगातार, और ये एनर्जी प्राइसेस जो अभी बढ़ रहा है उनके खिलाफ ये अरेंजमेंट हमारे लिए आसान होगा। प्रोफेसर कोंडापल्ली, हम एससीओ के अगर डिक्लेरेशन पर वापस आएं तो आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, इसको लेकर एक आम सहमति हमें डिक्लेरेशन में देखने को मिली, और खासतौर पर आपने प्रधानमंत्री के वक्तव्य का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया अपने संबोधन में कि आतंकवाद से निपटने में किसी भी तरह के डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं होंगे, और उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और जिसे किसी भी रंग रूप में हमें किसी भी तरह का समर्थन नहीं देना चाहिए। तो पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा। आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। तो प्रोफेसर कोंडापल्ली, आपके विचार हम जानना चाहेंगे कि एससीओ के डिक्लेरेशन में अलगाववाद, आतंकवाद और उग्रवाद और खासतौर पर सीमा पार आतंकवाद का जिक्र होना कितना महत्वपूर्ण था, जो संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जब 2001 में शुरू हुई, पहले शंघाई 5 थे, शंघाई 5 देशों, उन्होंने 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाते काम शुरू किया, जिसमें 4 चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आपने जो मेंशन किया, जो आतंकवाद के खिलाफ, तो एक एससीओ के बहुत बड़ा मुद्दे थे उस समय, तो काउंटर टेररिज्म के बारे में उन्होंने बहुत सारा काम किया, और एक रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर उन्होंने एस्टैब्लिश किया, जिससे सारे जो यूरेशियन कंट्रीज में एक पीस मिशन मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू किया काउंटर टेररिज्म के खिलाफ। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग, फाइनेंशियल मैटर्स और आतंकवाद का जो हाइडआउट्स, इनके सारे इंफॉर्मेशन उसमें जो रैट्स में रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर में मेंबर स्टेट्स के लिए सुविधा बनाया था उस समय। तो एक काउंटर टेररिज्म के बारे में ये एससीओ अभी मशहूर बन गया। दूसरा चीज जो ऊर्जा के बारे में, क्योंकि एससीओ स्टेट्स प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स भी हैं, जैसे कि चीन दुनिया में दूसरा जगह पर है कंजम्पशन के बारे में, और भारत का पोजीशन है 4था जगह पर। इसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं जैसे कि रशिया और कजाकिस्तान या दूसरा देश ईरान, बहुत सारा ऊर्जा प्रोडक्शन के लिए वो बहुत मशहूर है, फेमस है। तो ये चीज भी उन्होंने एससीओ प्रोसेस कर रहे थे। तीसरा चीज जो मल्टीपोलैरिटी हम कहते हैं, तो उनके बारे में भी एससीओ बहुत फेमस थी। चौथा जो इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, मार्केट इकोनॉमी कैसे बनाना है, एनर्जी पाइपलाइंस कैसे शुरू करना है, वैसे। तो ये 4 चीजों पर काउंटर टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है एससीओ में। तो आपने जो कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में, क्योंकि हमें इस 40 साल में, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 साल में हम एक विक्टिम बन गए थे टेररिज्म, आतंकवाद के वजह से, और जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर कुछ 70,000 लोगों का घायल हो गए, और दूसरा जगह भारत में दूसरा जगह पर भी आतंकवाद के जो इंसिडेंट्स के वजह से बहुत नुकसान पहुंचाया। तो भारत ये सीख रहे हैं कि हमें पहले डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाना चाहिए, और गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट जो डेफिनेशन बोलते थे पहले, उनका वो इश्यू को एड्रेस करना चाहिए। तो पहली बार जो भारत में हुई एक टेररिस्ट इंसिडेंट, जैसे कि अप्रैल 22 तारीख पहलगांव के जो टेररिस्ट अटैक हुई, ये मेंशन हुई एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट पे। तो मुझे लग रहा है कि एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ को नई तरह से परिभाषित भी किया। एससीओ को उन्होंने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी कहा। प्रोफेसर कोंडापल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मन से कहा कि ये जो संगठन है वो मल्टीलैटरिज्म यानी बहुपक्षवाद और जो समावेशी विश्व व्यवस्था है उसकी तरफ एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार, खासतौर पर जो हम यूएन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो
उसकी आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया और उसमें किस तरह से ये संगठन भूमिका निभा सकता है उस पर भी उन्होंने कहा। तो आइए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनते हैं। एससीओ समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। वैश्विक संस्थानों रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। तो इस पक्ष को आप कैसे देखते हैं और क्या जो एससीओ है वो इन रिफॉर्म्स को या जो मल्टीलैटरल व्यवस्था है उसकी ओर अपना एक रुख रख सकता है? आप सही कहा कि इस मीटिंग में, जो प्लीनरी सेशन मीटिंग में, प्रधानमंत्री का बयान ये था कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन के बारे में हम एससीओ के एजेंडा फॉरवर्ड करना चाहते हैं। दूसरा चीज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इस साल पहले जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर भारत के जो ग्रोथ रेट्स थी 7.4%, तो अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं ऐसे जो इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट्स को, तो आप बहुत सारा जगह ढूंढना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो हमें अभी यूनाइटेड किंगडम से एक एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया लागू किया और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से, ऑस्ट्रेलिया से और दूसरा देशों से, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज से एफटीए लागू करना चाहते हैं, जिसमें से हम ये ग्रोथ रेट्स मेंटेन कर सकते हैं और नया मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हमें कोऑपरेशन चाहिए बहुत सारा देशों और एससीओ स्टेट्स से भी हम ये कोऑपरेशन मांग रहे हैं, क्योंकि एससीओ स्टेट्स जो ऊर्जा के बारे में फेमस हैं, तो ये भी हमारे जो ग्रोथ रेट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर या दूसरा सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी के लिए एनर्जी कंजम्पशन बहुत जरूरी है। तो इसकी वजह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स पर ध्यान दे रहे हैं अभी। दूसरा चीज, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स पर फोकस कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर आपके देश में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं है तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक चीज प्रधानमंत्री ने कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी इश्यूज जो INSTC के बारे में जिक्र किया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें रूस और ईरान के जॉइंट एफर्ट्स थी और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, हिंदू महासागर और पर्शियन गल्फ तो कनेक्ट करते हुए यूरेशिया में एक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये सारे देशों ने कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स के लिए फायदा है बहुत। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बहुत जरूरी है इनके लिए, तो ये भी इनका फोकस थी। अपॉर्चुनिटीज जैसे कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाया सारे देशों पर ऊपर और भारत के ऊपर भी कुछ 50% कुल मिलाकर, तो ये नुकसान पहुंच सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स के लिए। तो हम इसके खिलाफ अभी एससीओ में बहुत सारा डिस्कशंस हुई और एक मार्केट इकोनॉमी अप्रोच करने के लिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं एससीओ में। प्रोफेसर कोंडापल्ली, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने विस्तृत विश्लेषण इस चर्चा में रखा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में